एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, एक वायलेंट नार्सिसिस्ट पेरेंट से छोटे बच्चों को कैसे बचाएं यदि वो अपने स्पाउस को इनडायरेक्टली परेशान करने के लिए बच्चों को टारगेट करता हो। देखिए, बच्चों को थोड़ा कम्युनिकेट करना सिखाना चाहिए। कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं संप्रेषण। अगर हम कम्युनिकेट करते हैं, इन जनरल भी कम्युनिकेट अगर हम करते हैं, तो दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे साथ होती हैं। पहली बात तो हम रिलेशनशिप मैनेज कर पाते हैं। रिलेशनशिप मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और दूसरी बात, हमारे बारे में कोई माइंड रीडिंग या फॉर्च्यून टेलिंग वाले थॉट्स नहीं रख सकता है। माइंड रीडिंग या फॉर्च्यून टेलिंग वाले थॉट्स वो थॉट्स होते हैं जो हमारे अंदर तब आते हैं जब हम दूसरे को देख करके ये अंदाजा लगा लेते हैं कि वो क्या सोच रहा होगा, क्या कर रहा होगा, इसके साथ कैसा व्यवहार करना है। ये बिना उससे बात, मतलब हम उसको देख के ही ये अंदाजा लगा लेते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति अपने बारे में हमें कुछ बताता नहीं है। इसलिए माइंड रीडिंग या फॉर्च्यून टेलिंग वाले थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। ये माइंड रीडिंग फॉर्च्यून टेलिंग वाले जो थॉट्स हैं, ये नेगेटिव थॉट्स हैं, ये सही नहीं है। तो अगर हम कम्युनिकेट करना जानते होंगे, संप्रेषण समझते होंगे, तो इस तरीके से हम रिलेशनशिप को मैनेज भी कर सकते हैं इन जनरल, और दूसरे के अंदर माइंड रीडिंग वाले थॉट्स भी नहीं आते हैं। तो कम्युनिकेशन क्या दूसरे को प्रोवोक कर सकता है? अगर हम अपनी बात दूसरे को बताएं तो क्या ये प्रोवोकेटिव हो सकती है? नहीं। कम्युनिकेशन प्रोवोकेटिव नहीं होता है, दूसरों को ये उग्र नहीं बनाता है, क्योंकि कम्युनिकेट करने में हम अपने अंदर की जो सिचुएशन है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो थोड़ी प्रोवोकेटिव होती है। अगर हम किसी दूसरे को अक्यूज करेंगे तब कम्युनिकेशन प्रोवोकेटिव हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अपने बारे में कम्युनिकेशन करने के बारे में बात हो रही है। तो जैसे अगर नार्सिसिस्ट या वायलेंट पेरेंट जो है वो बच्चे को टारगेट करता है ताकि वो अपने स्पाउस को जो है वो इनडायरेक्टली टॉर्चर कर सके, तो इससे छोटे बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ सकता है, वो बहुत ज़्यादा डर सकते हैं। तो बच्चों को ये ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि बच्चे अपने इनर स्टेट को कम्युनिकेट कर सकें। जैसे क्राइसिस के वक्त बच्चे इस तरीके से बोल सकते हैं कि अगर पापा आप इस तरीके से मेरे ऊपर चिल्लाएंगे तो, या इस तरीके से मुझे मारेंगे तो मुझे टॉयलेट आ जाती है, और मुझे टॉयलेट आ रही है, मैं बहुत डर गया हूँ, मेरी हालत बहुत ख़राब है, मुझे पूरा पूरा दिन डर लगता है, अकेले बैठने में मुझे डर लगता है। इस तरीके से जब वो अपनी बात बताएंगे, और जो वो अंदर से महसूस कर रहे हैं सिर्फ वही बात बोलेंगे वो। तो ऐसा नहीं कि उनको तोते की तरीके से पीछे रटवा करके कुछ बात बताई जा रही है। तो जब बच्चे इस तरीके से अपनी बात बताते हैं, तो फिर बाप के ऊपर या जो भी नार्सिसिस्ट पेरेंट है उसके अंदर हमें तुरंत ये इस तरीके की अवेयरनेस आती है कि नहीं, इसका ये नुकसान हो सकता है बच्चे के ऊपर, ये इसका खराब असर पड़ सकता है। तो वो कोई माइंड रीडिंग नहीं कर सकता, या फॉर्च्यून टेलिंग थॉट उसके अंदर नहीं आ सकते कि नहीं मैं अग्रेसिव हो जाऊंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से बच्चों को ये कम्युनिकेट करने की आदत डाली जानी चाहिए कि वो अपनी इनर स्टेट को क्राइसिस के वक्त बताएं कि ऐसे मैं कांपने लगता हूँ, मैं इस वक्त ऐसे कांप रहा हूँ पापा, मैं इस तरीके से चिंतित हूँ, मैं बहुत घबरा गया हूँ। तो जब वो इस तरीके से बताएंगे तो फिर उस वक्त ठिठक करके बाप को रोकना पड़ेगा। फिर कोई ज़रूरी नहीं है कि क्राइसिस के बाद भी या क्राइसिस के पहले भी इस बात को बताया जा सकता है। बच्चे इस तरीके से बाप से कह सकते हैं कि आप पापा आप अपना गुस्सा मेरे ऊपर क्यों उतारते हैं, मम्मी अपना गुस्सा आप मेरे ऊपर क्यों उतारती हैं। तो जब वो इस तरीके से बोलेंगे तो बच्चों के ये इस तरीके से कम्युनिकेट करने से टारगेट बच्चों को करना लगातार मुश्किल होता चला जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए एक नार्सिसिस्ट पेरेंट बच्चों को टारगेट करता है और बच्चों के प्रति एग्रेसिव होता है, तो भी हमें ये थोड़ा सा समझना होगा कि हम इस चीज को कैसे काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि वो एग्रेसिव हो करके इतना कुछ कर नहीं सकता अगर हम बच्चे को थोड़ा सा एक स्टेबल एनवायरनमेंट दे पाए। और हम बच्चे को स्टेबल एनवायरनमेंट कैसे दे पाएंगे? हम बच्चे को स्टेबल एनवायरनमेंट तभी दे सकते हैं जब हम खुद काम हो, खुद कंपोज्ड हो, हमारा खुद का कंपोजर ना बिगड़े। हम दूसरा पेरेंट अगर एक कंपोज्ड वे में, एक सपोर्टिव वे में बच्चे को एक सहारा देता है, तो फिर उसकी वो बच्चा मैनेज कर पाता है। क्योंकि जब बच्चा एग्रेशन दूसरे का झेलता है, पेरेंट का एग्रेशन उसके ऊपर आता है, तो बच्चा किस तरीके से उसके अंदर थॉट्स आते हैं? बच्चे के अंदर इस तरीके के थॉट्स आते हैं कि मेरी गलती है जिसकी वजह से मेरे पेरेंट मेरे ऊपर एग्रेसिव हो रहे हैं, या मेरी गलती है। बच्चा कभी ये नहीं सोचता कि
उस पेरेंट की गलती है। बच्चा हमेशा समझता है कि मेरी गलती है, क्योंकि बच्चा जो है जब छोटा रहता है तो वो ये ऐसा मानता है कि मेरे अपने पेरेंट्स को ही अपना मदर फादर अपना अपने पेरेंट्स को ही उसके लिए भगवान उसके पेरेंट्स ही हैं। तो वो अपने पेरेंट्स को सब हमेशा ऐसा मानता है कि उनके अंदर कोई कमी नहीं है। जैसे भगवान के अंदर कोई कमी नहीं होती, वैसे उनके अंदर भी कोई कमी नहीं है, तो उनको पूरी तरीके से फ्लॉलेस समझता है। तो चूंकि वो उनको भगवान की तरह ट्रीट करता है, इसलिए किसी भी गलती अगर वो कोई भी पनिशमेंट बच्चा पाता है तो उसके लिए अपने माँ बाप को रिस्पॉन्सिबल नहीं मन बनाता है, बल्कि स्वयं को रिस्पॉन्सिबल बनाता है। तो स्वयं को रिस्पॉन्सिबल बनाने की वजह से बच्चे के अंदर गिल्ट आ जाता है, बच्चे के अंदर डर आ जाता है। तो हमें इस चीज डर को और इस गिल्ट को निकालना है। अगर हम इस डर को और गिल्ट को निकाल पाते हैं तो इससे कुछ बहुत ज्यादा इसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि दूसरा पेरेंट किस तरीके की झगड़ा करता है और किस तरीके का बवाल करता है। अगर हम एक काम और स्टेबल एनवायरनमेंट अपनी तरफ से देते हैं तो हम इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो बच्चे के गिल्ट को हमें दूर करना होगा। गिल्ट क्या है कि नहीं बेटे तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये इस तरीके की इनके अंदर एक प्रॉब्लम है, नार्सिसिज्म इसे कहते हैं। इसमें ऐसे व्यक्ति एग्रेसिव हो जाता है, ऐसा करके वो अपने बारे में बता रहा होता है, आपकी इसमें कोई गलती नहीं होती है। वो ऐसे लोग खुद थोड़ा रिएक्टिव होते हैं। तो बच्चों को थोड़ा सा जब इस तरीके से ब्रीफ करेंगे कि वो किस तरीके से वायलेंट हो जाते हैं, रिएक्टिव हो जाते हैं अपने पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की वजह से, नार्सिसिस्ट पेरेंट के को लेकर के थोड़ा बच्चों को ब्रीफ करेंगे, तो फिर वो अपने गिल्ट से बाहर आएगा। और आप कंपोज रहिए, आप काम रहिए, तो आप एक स्टेबल एनवायरनमेंट देंगे जिससे बच्चे को एक सहारा मिलेगा, तो उसका डर दूर होगा। लेकिन हम ये स्टेबल एनवायरनमेंट कैसे दे पाएंगे, हम काम या कंपोज्ड कैसे हो पाएंगे? हम तब तक नहीं काम और कंपोज्ड हो पाएंगे जब तक हम कोई स्पिरिचुअल टेक्निक का सहारा ना लें। स्पिरिचुअल टेक्निक कौन सी हो सकती है? देखिए, मैं हमेशा जाप के बारे में बताता हूँ कि जाप करिए। तो जाप की एक बहुत ही सरल विधि मैं बताता हूँ। तो सरल विधि क्या है? सरल विधि ये है, इसकी सरल विधि का मतलब जो बेसिक इसकी आइडियोलॉजी है इसके पीछे की, वो ये है कि जब आप अपने दिमाग में कोई और चीज चलाने लगते हैं तो जो नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव इमोशंस चल रहे हैं उनको बंद होना पड़ता है, क्योंकि आपका माइंड एक समय में एक ही काम कर सकता है। तो जैसे अगर मेरा नाम आनंद है और मैं बहुत ही डिस्टर्ब हूँ और मैं आनंद 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 बोलने लगूं, तो उस वक्त मैं ये दूसरा काम करने लग रहा हूँ, आनंद आनंद आनंद। तो फिर मेरे माइंड के लिए वो नेगेटिव थॉट्स चला पाना मुश्किल हो जाएगा, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव इमोशंस को चला पाना मुश्किल हो जाएगा। तो उसी सिचुएशन में क्राइसिस की मैं अच्छा महसूस करूंगा, बस इतना आइडिया है। लेकिन इतनी बात को लोग समझ नहीं पाते हैं, उसमें 50 तरीके की बातें करने लग जाते हैं कि मैं सुबह जाप करता हूँ, शाम को जाप करता हूँ। जाप सुबह या शाम को नहीं करने की बात कही जा रही है। यहाँ पे सिर्फ इतनी बात कही जा रही है कि जब आप नेगेटिव फील करें, जब आप डिस्टर्ब फील करें, जब आप टेंशन में हो, तब आपको बस जाप करने लगना है। तो उससे क्या होगा, माइंड को, जैसे आप मैं आनंद आनंद बोल रहा हूँ तो आनंद आनंद हो सकता है फोनेटिकली उतना सिंक्रोनाइज्ड साउंड ना हो, तो हम कोई मंत्र बोलने लगते हैं। मंत्र क्या है? जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र मैं बोल रहा हूँ, तो ये थोड़ा फोनेटिकली बैलेंस्ड है, तो इसको बोलने से मेरे ऊपर कोई स्ट्रेन नहीं पड़ता। बस मंत्र का मेरे इस थ्योरी में इतना ही अभी योगदान है। हाँ, हमारे इंडियन ट्रेडिशन में जाप के और बहुत दूसरे प्रयोग भी हैं। अदृष्ट फल पैदा करने के लिए भी यूज होता है। तो अदृष्ट फल जब पैदा करने के लिए, मंत्र सिद्धि करने के लिए भी हम जाप का प्रयोग करते हैं। लेकिन अदृष्ट फल को कौन पैदा कर सकता है? अदृष्ट फल को तो वही पैदा कर सकता। अदृष्ट फल वो है जो दिखाई ना दे, दिखाई ना देने वाला फल। अभी तो हम जो दिखाई देने वाला फल है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और जो दिखाई नहीं दे रहा है उस फल को पूरा करने चले हैं। तो हमारा लेवल ऑफ बीइंग अभी ऐसा नहीं है कि हम जाप करके, मंत्र का जाप करके वो फल पैदा करें जो कि दिखाई नहीं देता है, यानी अदृष्ट फल है। अभी तो हमें सिर्फ दृष्ट फल के लिए जाप करना है। दृष्ट फल क्या है? हमारे अंदर नेगेटिविटी है, ये हमें दिखाई दे रही है, हम इसे महसूस कर पा रहे हैं। हमें इस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए मंत्र का सहारा ले लेना है, जाप का सहारा ले लेना है। बस इतना हमें काम करना है, सिर्फ दृष्ट फल के लिए हमें जाप करना है। तो हम जब ऐसे करेंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलेंगे, या मैंने जाप का एक लिंक दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको आप जब उसको सुनेंगे तो उसमें बहुत सारे मंत्र भी हैं, जो अपनी पसंद का हो, जिस देवी देवता को मानते हो उसको चूज कर सकते हैं, या जो पहले से कर रहे हैं उसको चूज कर सकते हैं। बस क्राइसिस के वक्त आपको करना है। तो जब आप करेंगे, डिस्टर्बिंग फीलिंग्स आ रही हो, डिस्टर्बिंग इमोशंस आ रहे हो, उस वक्त आप करेंगे तो आप कंपोज्ड महसूस करेंगे, काम महसूस करेंगे। जो व्यक्ति काम महसूस करता है क्राइसिस के वक्त जाप करके,
वो अपने घर में, अपने परिवार के बीच में एक स्टेबल एनवायरनमेंट देता है। अपसेट अगर हो भी गया तो तुरंत थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाता है। ऐसे काम और कंपोज्ड पेरेंट के साथ अगर कोई बच्चा रहेगा तो वो अच्छा महसूस करेगा। वो डर उसको नहीं महसूस होगा। वो हर तरीके के गिल्ट से बाहर आ जाएगा, सपोर्टेड महसूस करेगा, अपनी ग्रोथ के लिए काम कर पाएगा। और बच्चे को भी थोड़ा ये जाप सिखाया जा सकता है। बच्चा भी जैसे अगर अपने नाम को सिर्फ बोलने लग जाए, मान लीजिए बच्चे का नाम अमित है, अमित 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 अगर वो बोल रहा है तो वो वैसा ही असर उसके ऊपर भी होगा, वो भी कंपोज फील करेगा। लेकिन बच्चे को ये बताया जाना चाहिए कि तुम अमित अमित बोलने की बजाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो, क्योंकि ये थोड़ा फोनेटिकली बैलेंस्ड है तो तुम आसानी से बोल पाओगे, तो बच्चा भी इसको सीख सकता है। तो इस तरीके से हम बच्चे को एक स्टेबल एनवायरनमेंट दे पाते हैं। और जब हम पैरेलली एक स्टेबल एनवायरनमेंट देते हैं तो बच्चा इस तरीके के जो नार्सिसिस्ट पेरेंट के फाइट और उसके एग्रेशन और उसके वायलेंस के का जो थ्रेट है, उस थ्रेट को काउंटर कर पाता है और उससे आसानी से बाहर आ पाता है। तीसरी चीज जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि बच्चे को लेकर के ओवर पॉजेसिव होना भी एक गलती है। नार्सिसिस्टिक पेरेंट है घर में, वो वायलेंट है, वो चलिए वो ठीक की बात है, कोई बात नहीं, अगर वो है तो ठीक है। लेकिन ओवर पॉजेसिव अगर आप उसके रिस्पॉन्स में हो जा रहे हैं तो ये ओवर पॉजेसिव होना भी ठीक नहीं है। और ओवर पॉजेसिव ना होने के पीछे 3 कारण मैं बताना चाहता हूँ कि 3 वजह हैं जिसकी वजह से ओवर पॉजेसिव होना ठीक नहीं है। पहला, ओवर पॉजेसिव होना इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि ओवर पॉजेसिव होना खुद एक प्रकार की एब्यूज है। जब हम किसी भी व्यक्ति के प्रति ओवर पॉजेसिव होते हैं तो वो अनकंफर्टेबल महसूस करता है, क्योंकि मेरे ओवर पॉजेसिव होने की वजह से उस व्यक्ति की नेचुरल ग्रोथ और नेचुरल चीज़ों के प्रति नेचुरल रिस्पांस देने की कैपेसिटी गिर जाती है। फिर वो हमारे हिसाब से, हमारे पॉजेसिव होने के हिसाब से रिस्पांस देने लग जाता है। तो ये एक बहुत ही ख़राब चीज़ है। मैंने अपने कुत्ते के ऊपर, मेरा एक डॉग है, उसके पेट है, उसके ऊपर भी मैंने काफ़ी इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। मैंने देखा है कि जब मैं उसके प्रति ओवर पॉजेसिव होता हूँ तो वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो दुनिया को एक डर की निगाह से देखने लग जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि बिना मेरी पॉजेसिवनेस के वो मैनेज नहीं कर पाएगा, तो उसका रिस्पांस डिपेंडेंट हो जाता है। और दूसरे लोगों के प्रति वो ऐसा एक्सपेक्ट करने लगता है कि मैं उनको डांटूं अगर वो बाहर निकलता है तो, या उनको पीटूं ताकि वो फ्री मूवमेंट उसका हो सके या अनइंटरप्टेड मूवमेंट हो सके। तो इस तरीके से उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। और चूंकि वो इस तरीके के रिस्पॉन्सेज अपने दिमाग में दूसरों के प्रति इमेजिन करने लगता है, इसलिए वो डर भी जाता है। तो ओवर पॉजेसिवनेस अगर हम किसी के प्रति रखते हैं तो इससे जिस बच्चे के प्रति हम ओवर पॉजेसिवनेस रख रहे हैं वो डर भी जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि पता नहीं ये मुझे उतना सपोर्ट दे पाएंगे कि नहीं जितना कि ये मुझको लेकर के पॉजेसिव है। क्योंकि दूसरे लोगों को जब हम जो बच्चा है वो अपने हिसाब, पेरेंट की ओवर पॉजेसिवनेस की नीड के हिसाब से दूसरे लोगों के भी रिस्पॉन्सेस को बच्चा उसी हिसाब से चेंज चेंज करने का एक्सपेक्टेशन रखता है। और जब बच्चा देखता है कि वो उसको चेंज नहीं कर पा रहा है उस हिसाब से, कि दूसरे लोग तो उससे पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, उन्हें तो पता नहीं है कुछ, तो जब बच्चा देखता है कि दूसरे लोगों के रिस्पॉन्स को वो चेंज नहीं कर पा रहा है या दूसरे लोग उसके हिसाब से नहीं चल पा रहे हैं, तो इससे बच्चे के अंदर एक डर पैदा होता है। तो ओवर पॉजेसिवनेस की वजह से उसको एक सपोर्ट तो जरूर लगता है, लेकिन दूसरे लोगों को पेरेंट की ओवर पॉजेसिवनेस के हिसाब से मोल्ड ना कर पाने की वजह से बच्चे के अंदर एक डर भी आता है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चे की जो नेचुरल ग्रोथ है उसको ओवर पॉजेसिवनेस रोक देती है। तो ओवर पॉजेसिव होना या इन जनरल किसी का भी ओवर इवैल्यूएशन करना, ये एक प्रकार की एब्यूज है, क्योंकि वो उसके अंदर बहुत ही सटल तरीके से एम्बैरेसमेंट और फियर की प्रॉब्लम को पैदा कर सकता है। नंबर 1, ये ओवर पॉजेसिवनेस का पहला नुकसान है। ओवर पॉजेसिवनेस का दूसरा नुकसान ये है कि जब हम किसी भी व्यक्ति के प्रति या किसी भी जानवर के प्रति ओवर पॉजेसिव रहते हैं तो जो हमारे साथ जो लोग सिंक में नहीं रहते, जो हमको परेशान करना चाहते हैं, वो और जो डायरेक्टली हमको नहीं कुछ बोल सकते हैं, वो क्या काम करते हैं, उस एनिमल को या उस व्यक्ति को या उस बच्चे को टारगेट करते हैं हमारी एब्सेंस में या हमारी प्रेजेंस में भी, इनडायरेक्टली हमको टॉर्चर करने के लिए, क्योंकि हमने अपना सेल्फ जो है ओवर पॉजेसिवनेस की वजह से उस बच्चे तक शिफ्ट कर दिया है। तो उस बच्चे को के ऊपर अगर मेरा सेल्फ जो है एक्सटेंडेड है, तो उस बच्चे को चोट करने का मतलब मुझे ही चोट करना। तो इसलिए वो बच्चे को चोट करते हैं ताकि मैं
चोट महसूस कर सकूं। तो इसलिए ओवर पॉजेसिव होना बच्चे के ऊपर एक्सप्लॉइटेशन को अट्रैक्ट करना है, आकर्षित करना है अपनी तरफ। तो ओवर पॉजेसिव कभी मत होइए। दूसरे पेरेंट के ऊपर भी बच्चे को छोड़िए, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास कराइए, भले ही वो चाहे कैसा हो। तो उससे क्या होगा, वो अपनी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखेगा, तो एटलीस्ट फिर आपको इनडायरेक्टली टारगेट, आपको हिट करने के लिए बच्चे को यूज नहीं करेगा, आपको ही सीधे बोलेगा जो कुछ बोलना है। तो इसलिए हम अगर ओवर पॉजेसिव होते हैं तो दूसरे लोग जो हमारे साथ अच्छा संबंध नहीं रखते हैं, वो लोग बच्चे को टारगेट करते हैं, हिट करते हैं, ताकि वो हमसे रिवेंज ले सकें या हमको कुछ बुरा महसूस करा सकें। तो ये चीज नहीं होगी अगर आप ओवर पॉजेसिव नहीं होंगे। तीसरी चीज ये है कि हमें ये बात हमेशा याद रखना चाहिए, थर्ड पॉइंट ओवर पॉजेसिवनेस का ये है, का नुकसान ये है कि देखिए, ईश्वर जो है वो सबको एक डेस्टिनी देते हैं, सब अपनी डेस्टिनी के हिसाब से जी रहे होते हैं। तो जब हम ओवर पॉजेसिव होते हैं किसी व्यक्ति को लेकर के या किसी बच्चे को लेकर के, तो हम भगवान ने जो उसकी डेस्टिनी दी है, उस डेस्टिनी में अपनी डेस्टिनी से उसको इंटरफियर करने की कोशिश करते हैं। ये कुछ इस तरीके की बात है कि हम यूनिवर्स के जनरल मैनेजर बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम सबकी डेस्टिनी को अपनी डेस्टिनी के हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स के हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हुए हैं इस देश में, जिन्होंने जो है, जो वो समझते थे अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स को, उस लाइक्स एंड डिसलाइक्स के हिसाब से ये मान लिया कि पूरे देश की लाइक्स एंड डिसलाइक्स है। उनके प्रति, उनके दिमाग में जो रिलीजन को लेकर के जो थॉट्स थे, उन थॉट्स को उन्होंने मान लिया कि वो पूरे देश के थॉट्स है। तो इस तरीके से उन्होंने भारी डैमेज किया। और वो बड़े लोग थे, स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ऐसा कहते हैं इतिहासकार। लेकिन उन्होंने बाद में बहुत ही भारी डैमेज किया है इस देश को और इस देश की संस्कृति को और देश के सिविलाइजेशन को समझने में, और यहाँ के लोगों को के अंदर एक तरीके का फियर पैदा करने में, और एक तरीके से अपने सिविलाइजेशन और अपने कल्चर के अप्रिसिएशन को ठीक से ना कर पाने में। तो हम जब अपनी डेस्टिनी को दूसरे की डेस्टिनी के ऊपर लाद देते हैं, हम अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स को दूसरे के ऊपर जब लाद देते हैं, हम अपने पसंद सोचने के तरीके को जब दूसरे का सोचने का तरीका मान लेते हैं, तो इससे हम उसकी डेस्टिनी में इंटरफियर कर रहे होते हैं, जो कि भगवान को भी पसंद नहीं आता, क्योंकि भगवान ने सबको इंडिपेंडेंट डेस्टिनी दी हुई है और भगवान ही सबको चलाने वाले हैं। तो इसलिए ओवर पॉजेसिव होना भगवान के डिजाइन्स में इंटरफियर करना है, भगवान की सृष्टि का जनरल मैनेजर बनने की कोशिश करना है। इसमें हमेशा ये हमें याद रखना चाहिए कि सृष्टि का जनरल मैनेजर सिर्फ भगवान है, हम नहीं हैं। तो इसलिए ओवर पॉजेसिव होना इस दृष्टि से भी ठीक नहीं है। फिर क्राइसिस के वक्त थोड़ा सा बात बदलना भी आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जैसे वायलेंट नार्सिसिस्टिक पार्टनर जो है बच्चे के ऊपर अटैक कर रहा है या बच्चे को टारगेट कर रहा है, उस वक्त अगर हम कोई बात बदल दें या कोई किसी से रिश्तेदार से फोन करवा दें, तो एक डिस्ट्रैक्शन पैदा हो जाता है। या कोई बाहर से आकर के किसी को फोन कर दें कि वो घंटी बजा दे, थोड़ी देर के लिए इंटरफियर कर दे, घर के एटमॉस्फेयर को इंटरवीन कर दे, आकर के उसमें कुछ आकर के कुछ ऐसा काम बता दे जिससे कि थोड़ी देर के लिए वो घर के एनवायरनमेंट में एक तरीके का वो अपने हिसाब से एंगेज कर ले। तो याद रखिए, आदमी का जो माइंड होता है, देखिए इंटेंशन कभी भी, कोई आदमी कितना ही बुरा क्यों ना हो, अंदर से तो सबके अंदर आत्मा वही एक ही है, सब अंदर से शांति ही चाहते हैं। ये तो हमारी जो कॉम्पिटेंस है, हमारी जो क्षमता है, उसमें प्रॉब्लम की वजह से हम जो है दूसरे लोगों को परेशान करते हैं, दूसरे लोगों को टॉर्चर करते हैं। तो हमारे दिमाग में थोड़ी देर दूसरे के इंटरवीन करने से क्या होगा कि वो थॉट्स चले जाएंगे लड़ाई झगड़े वाले और वायलेंस वाले, और उसके बाद हम बाद में उस व्यक्ति के चले जाने के बाद या इंटरवीन करने के थोड़ी देर बाद वापस चले जाने के बाद उस तरीके से चीज़ें नहीं होंगी जैसा कि वो पहले चल रही थी। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमको ये चीज़ चाहिए कि हम सिचुएशन को चेंज करने की दृष्टि से क्या कुछ कर सकते हैं उस वक्त टेम्परेरली, क्या जब क्राइसिस हो तो क्राइसिस के वक्त हम क्या कुछ चेंज करने के लिए कुछ बुला सकते हैं किसी रिश्तेदार को या फिर किसी पड़ोसी को या किसी और दूसरे आदमी को। तो थोड़ी देर के लिए वो चेंज हो जाता है जब माहौल, तो उससे भी चीज़ें ठीक हो जाती हैं और उससे भी बच्चों के ऊपर टारगेट होने से बच्चे थोड़ा बच जाते हैं। फिर एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो सबको समझना चाहिए, वो ये है कि हमें थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन भी आना चाहिए।
अगर पेरेंट ऐसा है, नार्सिसिस्टिक पेरेंट ऐसा है कि वो बिल्कुल भी उसके ऊपर किसी भी चीज़ का असर नहीं पड़ता है और वो वायलेंस करता ही जाता है, चाइल्ड अब्यूज़ करता ही जाता है, तो हमें फिर थोड़ी-सी उसके ये देखना होगा कि हम थोड़ा-सा उसकी रिकॉर्डिंग कर सकें और थोड़ा-सा उसको हम जो है डॉक्यूमेंट कर सकें, आवाज़ को उसकी रिकॉर्ड कर सकें, अब्यूज़ को उसकी रिकॉर्ड कर सकें। तो अगर हम ये रिकॉर्डिंग कर पाते हैं, तो ये एक सब्सटेंशियल प्रूफ हो सकता है और बाद में हम पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं और पुलिस स्टेशन में जा करके आजकल चीज़ें चेंज हो रही हैं, बहुत सारी वीमेन पावर लाइन है, चाइल्ड पावर लाइन्स हैं और पुलिस जो है वो भी रिस्पॉन्सिव है बहुत। तो आप जब इस तरीके से पुलिस स्टेशन में जाकर के ये बताते हैं कि देखिए इस तरीके से अब्यूज़ कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अब आपको तुरंत चले जाना है, लेकिन आपको एक ये भी पहलू समझना चाहिए, अपने राइट्स के बारे में भी थोड़ी-सी जानकारी होना चाहिए। तो जब आप डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसके बाद उस रिकॉर्डिंग को आप प्रेज़ेंट करते हैं, एक एप्लीकेशन लिख करके पुलिस के पास आप लेकर के जाते हैं और उसके बाद वो सिग्नेचर कर लेते हैं और पुलिस से आप उसकी एक रिसीविंग वगैरह ले लेते हैं, तो आपके पास वो एक डॉक्यूमेंट हो जाता है। उसके बाद अगर कोई आप पुलिस को फ़ोन करते हैं या आप वो व्यक्ति दूसरा व्यक्ति पुलिस को फ़ोन करता है या पुलिस को किसी वजह से इंटरवीन करना पड़ता है, तो वो जब डॉक्यूमेंट आप दिखाते हैं, तो उससे जो है क्या होता है बहुत सारी वो गेम चेंजर हो सकता है। और कभी-कभी पुलिस वहीं पे मौके पर ही जब सबक सिखा देती है या कुछ बता देती है, तो उससे ज़िंदगी भर के लिए लेसन मिल जाता है। तो इसलिए ये भी डॉक्यूमेंटेशन एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है और कभी-कभी तो ये लीगल बैटल में भी जो है बहुत ही काम आ सकता है क्योंकि अभी हमारी जो लीगल सिस्टम है, वो लीगल सिस्टम इतना इनर्शिया रिडन है कि वो जो है इस तरीके के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और इन सब चीज़ों को उतना कॉग्निजेंस में नहीं ले पाता है। और यहाँ पर जनसंख्या भी इतनी ज़्यादा है कि जिन चीज़ों में डायरेक्ट प्रूफ है, जो कि फिजिकल वायलेंस जहाँ पर हुई है, गोली चल गई है, वो सब की तो सुनवाई नहीं हो पाती है। मैं खुद पुलिस बैकग्राउंड से हूँ, मेरे फादर ने कुछ पुलिस में कुछ केसेस रजिस्टर किए थे, मेरे फादर को भी की डेथ हुए काफ़ी साल हो गया, 20 साल हो गया उनकी डेथ को और अभी तक सम्मन आते हैं कि लोग आते हैं कि भाई गवाही देने के लिए जाना है कोर्ट में, 40 साल बाद पता चला सम्मन आ रहा है। 1977 का केस है, 1975 का केस है, अभी आ रहा है, अभी सुनवाई हो रही है कोर्ट में, 40 साल बाद मुकदमा लगा है, 50 साल बाद मुकदमा लगा हुआ है। तो बताइए जो जहाँ पे इस तरह 50-50 साल बाद मुकदमा लगा हुआ है, वहाँ पे कौन इमोशनल प्रॉब्लम्स के बारे में, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के बारे में क्या अवेयरनेस पैदा कर सकता है। इसलिए थोड़ा-सा हमें सिर्फ लोग बात सुन करके उसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, अगर थोड़ा-सा एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, थोड़ा एक प्रूफ होता है, तो लीगल मैटर्स में भी थोड़ा-सा ये स्टैंडिंग को ठीक करता है। तो ये बात हमें समझनी चाहिए। फिर एक सपोर्ट सिस्टम पैदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने देखा है कि सपोर्ट सिस्टम वर्क करता है। ऐसा नहीं है अगर कोई आदमी जो है इस तरीके से अब्यूज़ कर रहा है, बच्चों को वो कर रहा है और अचानक जो है आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम है, लोग आ जाते हैं, बाहर से आ जाते हैं, इंटरवीन करते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं करना है, तो आप ये मत समझिए कि इसका कोई असर नहीं पड़ता। मैंने इसका असर पड़ते हुए देखा है और लोगों के अंदर मैंने देखा है कि उस एक्टिविटी को आप मैंने खुद एक बार इस तरीके से हुआ था, मैंने देखा एक आदमी था, वो बड़ा मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट था, वो अपनी वाइफ को बहुत पीटता था और ये है। तो मैंने उसके घर में मैं एक दिन पहुंचा तो वहाँ उनकी वाइफ ने बताया कि ऐसी-ऐसी बात है, इस तरीके से ये पीटते हैं। तो वो बाद में हालाँकि पीठ पीछे बदला लेता था लेकिन उस वक़्त मैंने उसको जो है उस व्यक्ति को सीधे मैंने ये बात बोला, मैंने कहा आज से मुझे ये सुनाई ना दे कि तुमने इसको पीटा या तुमने इसको मारा, वरना मैं तुम्हारी बहुत खुद पिटाई करूँगा। तो मैंने जब इस तरीके से बोला उसके सामने बहुत ही एग्रेसिवली, तो आप जान कर के आश्चर्यचकित होंगे, वैसे तो वो बहुत ही मैलिग्नेंट और बहुत ही बदला लेने वाला व्यक्ति है, लेकिन उसने फिर कभी दोबारा हाथ उठाने की हिम्मत नहीं पड़ पाई उसकी। तो इससे मैं आपको ये बात बताता हूँ कि अगर आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम है और वो सपोर्ट सिस्टम किसी एक मामले में जहाँ पर बहुत ज़्यादा इनह्यूमन एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, प्रताड़ित किया जा रहा है किसी को, अचानक अगर वो लोग पहुँच जाएँ और उस पॉइंटेडली कहें कि नहीं भाई ये काम तो आप नहीं कर सकते हैं, किसी भी ये हम तो नहीं टॉलरेट को नहीं करेंगे, ये तो नहीं हम यहाँ पर हो पाएगा। ऐसे बोल देने पर फिर अगली बार उसको करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अगल-बगल, आस-पड़ोस में रिलेटिव्स और इन सब से एक सपोर्ट सिस्टम इकट्ठा करना, ये बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है और ये किया जाना चाहिए। अगर इतनी मैलिग्नेंट सिचुएशन हो गई है कि
चाइल्ड एब्यूज का सहारा ले रहा है नार्सिसिस्ट स्पाउस को इनडायरेक्टली टॉर्चर करने के लिए। और यहाँ पे ये बात याद रखिए, फाइनली मैं कंक्लूडिंग बात ये आपको कह रहा हूँ कि बच्चों को भी कम्युनिकेट करना बिल्कुल सिखाइए। पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे उसके बाद भी, क्राइसिस के बाद भी ये बात बोल सकते हैं कि पापा आप ऐसा क्यों करते हैं, मम्मी आप ऐसा क्यों करती हैं, आप कैसे अपना गुस्सा मेरे ऊपर क्यों उतारती हैं, मुझे ऐसा, मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, मैं रोज डरा रहता हूँ। बच्चा इस तरीके से बोले हैं, या क्राइसिस आने के पहले भी वो इस तरीके से बोल सकता है। क्राइसिस अपने बारे में बोले, कैसा महसूस कर रहा है सिर्फ ये बात कम्युनिकेट करे। अगर हम सब जो महसूस कर रहे हैं उसको अगर हम सिर्फ कम्युनिकेट कर दें तो ये दुनिया समझ जाती है कि हम अंदर से क्या महसूस करते हैं। फिर अकॉर्डिंगली वो उस हिसाब से उसे बदलना उसकी मजबूरी हो जाती है